नमस्कार। मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज, राजनांदगांव। आज मैं राजनीति विज्ञान के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। राजनीति विज्ञान में 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में हम राजनीतिक सिद्धांत बताएंगे और सेकंड पेपर में भारतीय शासन एवं राजनीति। दोनों ही पेपर में 5-5 यूनिट है और इसका मैं बहुत ही विस्तार से आप लोगों को बताऊंगी और इसका नोट्स भी देंगे हम। इसका जो सिलेबस है ये हम आपको पहले व्हाट्सएप में दे देंगे या मेल पे दे देंगे। और तो आज हम फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर राजनीति विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा आधुनिक अवधारणाओं सहित बताऊंगी। आज की ये पहली क्लास है। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अनुशासन में रहेंगे और नोट्स बनाएंगे। हम नोट्स भी देंगे, पर आप वीडियो सुनकर अगर नोट्स बनाते हैं तो ये आपका बहुत ही अच्छा नोट्स होगा, समझ में भी आएगा, लिखने की एक आदत हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो राजनीति विज्ञान का प्रारंभ यूनान से होता है। यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे जिन्हें पोलिस कहा जाता था। ये नगर राज्य जो थे ये आत्मनिर्भर थे। धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ती गई और ये जो छोटे छोटे नगर राज्य थे यही बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गए और इन्हें ही ये जो पोलिस कहा जाता था, छोटे छोटे नगर राज्य थे बड़े राज्यों में परिवर्तित हुए और इसे ही पॉलिटिक्स कहा जाने लगा। ये पहले तो आत्मनिर्भर थे लेकिन लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी तो वो दूसरे गांवों पे, दूसरे राज्यों पर निर्भर रहने लगे। इस तरह से अंतर्निर्भरता जो है, पारस्परिक निर्भरता ये जरूरी हो गई। अपने ही क्षेत्र में लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए। तो परंपरागत राजनीति जो वैज्ञानिक थे, विद्वान थे, गार्नर है, लास्की है, लॉक है, इन लोग, प्लेटो, अरस्तु, ये सारे लोग ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है में राज्य का अध्ययन किया जाता है। जैसे गार्नर कहता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ ही राज्य से होता है। लास्की कहता है कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है। तो पुराने जितने भी राजनीति विज्ञान के विचारक थे उन लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, संविधान का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अब क्या हुआ कि इन परिभाषाओं से जो है आधुनिक विचारक असंतुष्ट हुए। उनमें बहुत असंतोष जागृत हुआ कि राजनीति विज्ञान में केवल संस्थाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। और इन लोगों ने कहा कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के जो विचारक थे, विशेषकर शिकागो विश्वविद्यालय के एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम, ने ये बीड़ा उठाया कि राजनीति विज्ञान को वो आधुनिक रूप प्रदान करेंगे। उन्होंने एक समूह तैयार किया और उसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान को समाज विज्ञान है, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, सारे विषयों के निकट लाना चालू कर दिया। और इसमें उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान जो है अब तार्किक हो गया, तार्किक होगा, आनुभाविक होगा, अनुभव पर आधारित होगा, व्यवहारवादी होगा, समाजशास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित होगा। द्वितीय स्रोत हम देखते हैं
ये पहला स्रोत था कि राजनीति विज्ञान जो है समाजशास्त्री होगा, समाजशास्त्र के अधिक निकट आएगा, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे सभी प्राकृतिक विज्ञान सभी से उसका संबंध होगा। और राजनीति विज्ञान का एक दूसरा स्रोत इन्होंने बताया मनोविज्ञान। प्रोफेसर रेंसिस, लिकर्ट, कुर्ट लेविल ये कुछ विचारक थे और इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र में मनोविज्ञान की शोध तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान की नवीन परिभाषाएं या जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसमें किस किस बात का अध्ययन किया जाता है, उसमें क्या क्या बातें आई। तो पहली बात है, नोट करेंगे आप लोग, राजनीति विज्ञान में, आधुनिक राजनीति विज्ञान में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति विज्ञान में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और इसी तरह से चौथी महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति विज्ञान में निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में देखो, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन हो गया, शक्ति का अध्ययन हो गया, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन हो गया और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीजें जो है राजनीति को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राजनीति विज्ञान जो है इसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं ये जो आधुनिक विचारक थे राजनीति विज्ञान के, ये अनुभववादी विचारक थे, व्यवहारवादी विद्वान थे और इन्होंने कहा कि राजनीति जीवन में राजनीतिक क्रियाकलापों का मानव जीवन की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सारे पक्षों को उन्होंने जोड़ दिया। जैसे केटलिन कहता है कि राजनीति विज्ञान जो है संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन, पूरा समाज क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे वर्तमान में क्या प्रॉब्लम आया, कोरोना वायरस से देश को, मानव जाति को बचाना सरकार का पहला कर्तव्य। तो सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इसी तरह से बर्टेन डी जुएनले का कहना है कि हमारा विषय राजनीतिक संबंधों का अध्ययन है। हमारा विषय जो है राजनीतिक संबंधों का अध्ययन है। अलेक्जेंडर ने कहा कि अलेक्जेंडर हर्ड और सैमुअलसन, इन लोगों ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा दी और कहा कि व्यवहारवाद शासन को मनुष्य और समुदायों के कार्यों की एक प्रक्रिया मानता है। व्यवहारवादी मानता है कि मनुष्य, मतलब हम सारे मनुष्य जो है, पूरा समुदाय जो है क्या काम कर रहा है। जैसे अभी किसानों के प्रॉब्लम है, क्या कहना चाहिए, फसल खराब हो गई है या बाढ़ से उनकी फसल बर्बाद हो गई है, सूखे से बर्बाद हो गई है, तो ऐसे में सरकार का क्या दायित्व है ना। तो मेन जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, ये सोचना राजनीति का काम है। तो इसमें यही कहा गया कि एक प्रक्रिया मानता है और इसका संबंध शासन के राजनीतिक दलों के निहित समुदायों के और मतदाताओं की गतिविधियों के अध्ययन से वह मानता है। अतः राजनीति विज्ञान जो है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। कोई भी चीज है ना, जैसे नई शिक्षा नीति है, अभी अपन देखते हैं नई शिक्षा नीति लागू की गई, जीएसटी लागू की गई, हम देखते हैं और भी कोई नया नियम लागू किया गया। तो समय और परिस्थिति के अनुसार सरकारें जो है डिसीजन लेती, किस तरह डिसीजन लेती है, उसमें लोगों का क्या व्यवहार है और उससे क्या अच्छा होगा, इस सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड नंबर है राजनीति शास्त्र में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। तो आधुनिक विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में संस्थाओं का अध्ययन नहीं, संविधान, राज्य, ये संस्थाओं का अध्ययन नहीं। राजनीति विज्ञान में कोई देश कितना पावरफुल है, कैसे पावरफुल बनेगा। जैसे अभी अपन देखते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में ये कहा जा रहा है कि भारत का दूसरा नंबर है। तो
यहाँ पर बेबर, बर्टेंड रसेल, मार्गेंथोम ये मानते हैं कि शक्ति एक बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान के सभी विभागों को एक सूत्र में बांधने का, पिरोने का काम करती है। कैटलिन यहाँ पर कहता है कि राजनीति से अर्थ होता है सत्ता। सत्ता के लिए किस तरह संघर्ष किया जाता है, अपन देखते हैं ना, चुनाव होते हैं और किस तरह से सत्ता के लिए पॉलिटिकल पार्टियां अपना एजेंडा तय करती हैं और स्पीच देती हैं, जगह जगह पे भाषण होते हैं, रैलियां निकाली जाती है। तो सत्ता के लिए संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करती है राजनीति। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से होता है। राजनीति विज्ञान का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से होता है। कोरोना हुआ है, कोरोना से बचाने के लिए देखो गवर्नमेंट जो है कोविड सेंटर बना रही है, दवाइयाँ बांट रही है, जगह जगह व्यवस्था कर रही है, नगर निगम अलग, स्थानीय स्तर पर अलग व्यवस्था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम कर रही है। तो ये सब व्यवस्था करती है। तो यह उन कार्यों पर विचार करता है जो नियंत्रण में संपादित होते हैं, उन इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं जो कि इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। इसी तरह से लासवेल कहता है शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। शक्ति महत्वपूर्ण होती है। कोई भी चीज, कोई प्रॉब्लम आया तो उसको कैसे गवर्नमेंट फेस करती है, किस सफल होती है या असफल होती है, उसने क्या क्या अच्छाइयाँ आई। जैसे अभी कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है मृत्यु दर कम है कोविड से और रिकवरी रेट जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छा हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था अपनाई गई वो काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह संपूर्ण राजनीति जो है, राजनीति प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन है। बेकर ने भी इसी तरह से कहा कि राजनीति जो है शक्ति से अपृथकनीय है। बेकर कहता है कि राजनीति शक्ति से अपृथकनीय, उसको पृथक नहीं किया जा सकता। और इसी तरह से कैटलिन ने कहा कि राजनीति विज्ञान तो शक्ति का विज्ञान है। इस तरह अपन देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान अगर हम कहते हैं तो उससे कई लाभ होंगे। पहला लाभ ये होगा कि राज्य एक कानूनी धारणा हो जाएगी और शक्ति का अर्थ प्रक्रिया शक्ति को राजनीति का विषय मान लेने से राजनीति एक ऐसा अध्ययन शास्त्र बन जाता है जिसमें प्रश्नों का उत्तर खोजा जाएगा। जैसे शक्ति कैसे पाई जाती है, एक राष्ट्र जो है शक्तिशाली कैसे बनता है, कैसे कोई प्रॉब्लम को जो है उसको कंट्रोल करने की शक्ति उसमें आती है। जैसे अभी कहते हैं ना बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाए, और कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। तो शक्ति कैसे पाई जाती है, कैसे प्रयोग किया जाता है और शक्ति कैसे नियंत्रित की जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात है शक्ति, राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा के बारे में कि शक्ति को राजनीति का विषय बनाने से मनुष्य जो है, विशेषकर राजनीतिक मनुष्य को राजनीतिक विश्लेषण में अधिक महत्व प्रदान करेगा। इसी तरह से राजनीति शास्त्र, अब हम आते हैं राजनीति शास्त्र, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि इसके राजनीति शास्त्र संपूर्ण समाज या सामाजिक पद्धति का एक अभिन्न है। पूरा समाज है ना, भारतीय समाज। इसमें देखिए भारत में अपन देखते हैं विविधता में हम एकता, विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं। अब कहीं पर बहुत ज़्यादा प्रथाएं हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए, लोगों में इक्वलिटी कैसे लाई जाए, इसकी ओर ध्यान देना है। इन सारी बातों का भी अध्ययन किया जाता है। स्वयं समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं का राजनीति जो है वो बोध कराती है। इस प्रकार व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार, संविधान, कानून
नहीं आते हैं, बल्कि इसमें कई बातों पर बल दिया जाता है राजनीति विज्ञान में। तो ये आधुनिक विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन होता है। इस प्रक्रिया को प्रकट करने वाली संरचनाओं का अंतर संबंध होता है, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार इत्यादि का इसमें अध्ययन किया जाता है। फोर्थ नंबर है, राजनीति शास्त्र में निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो हम जानते हैं कुछ जो विचारक हैं वो निर्णय प्रक्रिया को, कैसे डिसीजन लिया जाता है, वो डिसीजन कितना सक्सेस हुआ, विदेशों से हमारे संबंध कितने अच्छे हुए, कहाँ से हमने कौन से सामान मंगाए और वो हमारे लिए कितने उपयोगी है, ये सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। किसी भी तरह की परिस्थितियाँ आती हैं तो उसमें सरकार किस तरह के डिसीजन लेती है, ये सारी बातों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का निर्णय निर्माण एक भाग होता है जिसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अतः राजनीतिक निर्णय जो होता है, राजनीतिक निर्णय निर्माण, ये राजनीति का अंग है। तो इस तरह निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि एक राजनीति विज्ञान की एक ही परिभाषा देना जिसमें कोई विवाद न हो, ये बहुत ही कठिन है। कहा भी गया है, जहाँ 4 विचारक होते हैं राजनीतिक विचारक, वहाँ 5 विचारधाराएं होती है। ये बिल्कुल ही सत्य है। तो अधिकांश जो विचारक हैं, समकालीन विचारक, आधुनिक विचारक जो हैं, इन लोगों ने ये प्रयास किया है कि राजनीतिक प्रक्रियाओं, उसके परिणामों का समुचित अध्ययन होना चाहिए और यथार्थवादी अध्ययन होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, अनुभववादी होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए। पहले के जो परंपरागत राजनीतिक विचारक थे, जैसे गार्नर, लॉक है, लॉक वगैरह, तो इन लोग है, प्लेटो, अरस्तु, इन लोग ये कहते थे कि राज्य ही सब कुछ है और राजनीति विज्ञान का प्रारंभ जो है राज्य से होता है। और इन लोगों ने दार्शनिकता को ज़्यादा महत्व दिया, आदर्शवाद को महत्व दिया, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान में इसका कोई महत्व नहीं है। तो अब देखते हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या बातें आती हैं। तो आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय है मनुष्य, उसका व्यवहार, समूह प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, समाजशास्त्र, सैन्य शास्त्र, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सर्वेक्षण, सांख्यिकी, सांस्कृतिक नहीं, सांख्यिकी तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अब जो है राज्य को एक ही नहीं बल्कि समाज को भी वो शामिल कर लिया है। राजनीति विज्ञान ने केवल राज्य को नहीं बल्कि समाज को शामिल कर लिया है। अब व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में देखा जाने लगा है, ज़्यादा उचित समझा जाने लगा है कि पूरा जो राज्य है एक समाज की तरह है। और राजनीतिक अध्ययन में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाने लगा है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब संस्थाओं तक बिल्कुल ही सीमित नहीं है। अब संस्थाओं और संगठनों के अध्ययन में आनुभाविक शोध की प्रविधि को अधिक प्रयोग किया जा रहा है। अब संस्थाओं के कार्यों पर शोध किया जाने लगा है। कौन सी संस्था क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है, उसको कैसे विकास करना है। जैसे पंचायती राज है, कितना सफल हुआ, उसको और सफल बनाने के लिए महिलाओं को लाना चाहिए, है ना, और भी उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, इस ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। अब राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस समस्या को खोजना प्रारंभ कर दिया है कि किस तरह समाज में शक्ति का जो वास्तविक केंद्र कहाँ है, समाज में शक्ति का वास्तविक केंद्र क्या है, और शक्ति का प्रशासन के द्वारा और प्रशासन पर किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है।
मतलब प्रशासन कैसे काम कर रही है। प्रशासन जैसे कोविड नियंत्रण के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, हम देखें, फिर राज्य सरकारों को दे दिया गया। अब राज्य सरकारों ने कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ कोविड ये जो संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, उन्होंने कलेक्टर को कह दिया कि आप अपने क्षेत्र में लॉकडाउन कर सकती। तो ये व्यवस्था देखो कितनी तरह से चेंज होती गई और हम इसमें बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अध्ययन किया जाता है। उन्होंने नीति निर्माण के तत्वों के विश्लेषण पर जोर दिया, राजनीतिक नेतृत्व, उसकी प्रकृति, उसके प्रकारों के अध्ययन और विचारधारा के बदलते स्वरूप पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। आधुनिक राजनीति में सांख्यिकी की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है कि कितने परसेंटेज लोग जो है कोविड के कारण जो है कोविड संक्रमण से अभी रिकवरी उन्हें मिल रही है, तो उन लोगों को क्या क्या दे दिया गया, कौन सी दवाइयाँ दी गई, कैसे उसको कंट्रोल किया गया, इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। तो ये मतलब एक सिंपल सा उदाहरण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर सांख्यिकी की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। राजनीतिक अध्ययन में तथ्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन के आधार पर अब वे वैज्ञानिक सामान्यीकरण की ओर बढ़ना चाहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नया जो दृष्टिकोण है बिल्कुल व्यवहारवादी दृष्टिकोण है और यथार्थवादी दृष्टिकोण है। और राजनीति विज्ञान में अब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। नई अवधारणाएं, नई पद्धतियां, तकनीकी विकसित हो गई है। और कैटलिन चार्ल्स बियर्ड, A.L. लावेल और आर्थर बेनेट ऐसे बहुत सारे राजनीतिक विचारक हैं जो राजनीति को नए विचारक जो राजनीति को बहुत ऊंचे लेवल पर, बहुत कहना चाहिए नए क्षितिज पर ले जाना चाहते हैं। आज राजनीति विज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अपना बिल्कुल संपर्क तोड़ चुका है। पहले के विचारक थे आदर्शवादी, जैसे प्लेटो के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे प्लेटो कहता है, मैं एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता हूँ जिसमें जो है राजा दार्शनिक होगा, वो बहुत बुद्धिमान होगा, 50 साल तक पढ़ेगा और समाज में 3 वर्ग होंगे और तीनों वर्ग अपना अपना काम करेंगे। उत्पादक वर्ग उत्पादन का काम करेगा, सैनिक वर्ग देश की रक्षा करेगा और शासक केवल बुद्धिमान होगा तो वो केवल देश के शासन का संचालन करेगा और बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा। तो इस तरह के ये समाज में जो है ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह का आदर्श राज्य जो है ये काल्पनिक है। लेकिन आधुनिक राजनीतिक विचारक जो है वर्तमान पर जीते हैं, अनुभाविकता पर, व्यवहारवाद पर, क्या वर्तमान में चल रहा है, हम इसमें कैसे सुधार करें, इस बात का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जा रहा है। तथ्यों का अध्ययन किया जा रहा है। किसी भी समस्या को कैसे हम विश्लेषण करें, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उसके आधार पर फिर योजनाएं बनाएं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान जो है कि आधुनिक प्रवृत्तियां क्या है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं या राजनीति विज्ञान की नवीन प्रवृत्तियां क्या है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की नवीन प्रवृत्तियां, ये हम देखेंगे। तो हम जानते हैं दूसरे महायुद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीतिक विचारकों को ये लगने लगा कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा सीमित है और राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो उन्होंने इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाया कि राजनीति विज्ञान जो है में यथार्थवाद पर आधारित होगा, कल्पना पर आधारित नहीं होगा, केवल संस्थाओं पर आधारित नहीं होगा। जो जगत में चल रहा है, जो समाज में चल रहा है, उस पर आधारित अध्ययन होगा राजनीति विज्ञान का। तो मैंने पहले ही बताया है कि अमेरिका में के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर चार्ल्स ई मेरियम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, न्यू एस्पेक्ट्स पॉलिटिक्स में वो कहते हैं कि राजनीति के अध्ययन राजनीति के जितने भी अध्ययन करता है वो राजनीति को एक नए मार्ग पर ले जाना चाहते थे और उन्होंने
अपनी प्रक्रिया को संशोधित किया, पुरानी प्रक्रियाओं को सारा संशोधित किया। मेरियम की पुस्तक छपी थी 1925 में, ये प्रकाशित होती है और कई वर्षों तक इस दिशा में, लेकिन कोई 1925 में इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। 1939 में जॉर्ज एच सेबाइन की एक प्रसिद्ध बुक थी व्हाट इज द पॉलिटिकल थ्योरी, ये प्रकाशित हुई थी, किंतु नवीन प्रवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों की यहाँ भी उपेक्षा की गई थी। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर चेंज आया। तो पिछले 2 दशकों से इस दिशा में राजनीति विज्ञान की आधुनिकता के संबंध में, आधुनिक विचारधारा के संबंध में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। 1905 में अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और उसके द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के संबंधों में तथ्यों का संग्रह, संयोजन और वर्गीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा और इसमें नई प्रवृत्तियां का प्रवेश हुआ। नए राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ हुआ वो अमेरिका के बाद इंग्लैंड में हुआ और इंग्लैंड में भी बहुत सारे सामाजिक जो वर्ग थे, इन्होंने उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत किया। लावेल ने भी 1913 में मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान का सहारा लिया। ग्राहम बेल ने भी इसी तरह से 1908 में ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए आधुनिक विचारकों ने ठान लिया, विशेषकर अमेरिका के विचारकों ने। और व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की नींव डालने वाले प्रमुख विचारक थे A.F. वेंडले और चार्ल्स मेरियर। चार्ल्स मेरियर को आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। तो हम देखते हैं कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में अब जो है ना, राजनीति विज्ञान जो है, जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा था, केवल वो राज्य तक ही सीमित था, अब उसको अन्य सामाजिक विज्ञानों से पूरी तरह से जोड़ दिया गया। तो युद्ध के वर्षों में जब युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तब वैज्ञानिकों, जो राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक थे, तभी उनके मन में खलबली हो रही थी कि नहीं, हम ये जो राजनीति विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं। उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने राजनीति विज्ञान को समाज विज्ञान से जोड़ दिया ताकि अन्य समाज विज्ञानों से राजनीति विज्ञान को लाभ हो सके। तो विगत 50 वर्षों में राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति विज्ञान है, अन्य समाज विज्ञानों के क्षेत्र से बहुत सारी चीज़ें लिया और उसमें राजनीति विज्ञान में बहुत सारी नई प्रवृत्तियाँ आई। अब ये नई प्रवृत्तियां राजनीति विज्ञान में क्या आई? तो ये नई प्रवृत्तियां हैं अध्ययन की मुक्तता। अब राजनीति विज्ञान किसी एक विषय से जुड़ के नहीं रहेगा, अब उसका तथ्यों से, घटनाओं से, समाज शास्त्र से, धर्म शास्त्र से, अर्थशास्त्र से विरोध नहीं रहेगा। व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, विश्व, सब से संबंधित बातों का राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। इस तरह राजनीति में वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा, यथार्थ स्थिति का अध्ययन किया जाएगा। सेकंड नंबर है ये नई प्रवृत्तियां जो आई राजनीति विज्ञान में। तो पहली आई अध्ययन की मुक्तता, एक विषय से वो बंध के नहीं रहेगा, किसी एक विषय का अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि सारी बातों का अध्ययन किया जाएगा। दूसरा है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है, राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए तथ्यों का संग्रह करता है। वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, वो घटनाओं के कारण क्या है, उन घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं, इस बात
पर अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान की जो नई टेक्निक्स है को लेकर राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अभी सरकारें जैसे बाढ़, अभी पर्यावरण, अभी कोरोना काल में हम देखते हैं पर्यावरण बहुत अच्छा हुआ। तो अब ये पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए देखो, एक तरफ एक त्रासदी कहना चाहिए, कुछ देशों में जंगलों में आग लगी है, कितने लोग मर गए हैं, कहीं पर बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही है, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है। कोरोना की महामारी के कारण जो है व्यक्ति जो है आधा डर के कारण लोग मर रहे हैं, और बीमारी के कारण तो मर ही रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था ठप है, तमाम सारी चीजें हैं। तो ये सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है मूल्यविहीन, एक नई प्रवृत्ति राजनीति विज्ञान में आई है, और वो है मूल्यविहीन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्यविहीन कहकर पुकारा जा रहा है, और इसमें मानवीय मूल्य, स्वतंत्रता है, नैतिकता है, भातृत्व का अब कोई स्थान नहीं है। उन्हीं घटनाओं और तथ्यों को अपने अध्ययन में ये शामिल करता है जिसमें या तो वो देखा जा रहा है वर्तमान में क्या स्थितियां हैं, या भविष्य में क्या स्थिति हो सकती है। उदाहरण के लिए अभी हमने लड़ाकू विमान मंगाया, क्या नाम है मालूम है आप लोगों को, है ना, राफेल, अपाचे, ठीक है। तो अभी जैसे चीन हमारी सीमा पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, तो कभी नेपाल, तो पाकिस्तान के आतंकवादी, तो ऐसे में ये हमारे लिए कितने कारगर है। तो ये चीज़ों का अध्ययन किया जाता है कि कौन सी भविष्य के लिए हमें कौन सी चीज़ें की जरूरत पड़ेगी, वर्तमान में किस चीज़ की जरूरत है, भविष्य के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। इस सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ, एक नई प्रवृत्ति आ रही है आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा। मैंने पहले ही बताया कि वह आधुनिक राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी अध्ययन किया जाता है, वर्तमान में क्या चल रहा है, कैसे सुधारा जाए, कैसे उसमें कंट्रोल किया जाए, क्या क्या जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे दूर किया जाए, इसका अध्ययन किया जाता है। तो नए राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक राजनीति से इसका सीधा संबंध हो गया है, नए राजनीति विज्ञान का। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने खोज प्रारंभ कर दी कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, लेकिन समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र कहाँ स्थित है। शासक वर्ग जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है, वो कैसे लोगों को के व्यवहार को कंट्रोल में कर रहा है, कैसे लोगों के हित में काम कर रहा है, ये सारी बातों का राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक प्रक्रिया को समझने की प्रवृत्ति अब बढ़ते जा रही है। दबाव, वोट, संचार के साधन, मतदान का व्यवहार क्या है, ये सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। और इसी तरह से अब राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, अनुभवों का अध्ययन किया जाता है, तथ्य सांख्यिकी ढंग से अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। अब एक नई प्रवृत्ति फिर उभरते आ रही है राजनीति विज्ञान में आधुनिक समय में, और वो है अनुभवात्मकता अथवा व्यवहारवाद का बोलबाला। मैंने बार बार अभी तक के अध्ययन में बताया कि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है अब आदर्शवादी नहीं रहा। इसमें ऐतिहासिक बातों का अब अध्ययन नहीं रहेगा, ऐतिहासिक, दार्शनिक, है ना, बातों का, आदर्शवादी बातों का अध्ययन नहीं होगा, बल्कि अब यथार्थवादी, अनुभववादी, व्यवहारिक बातों का इसमें अध्ययन होगा। और इसमें कहा गया कि इसमें व्यवहारिक राजनीतिक गति, राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। परंपरावादियों के अध्ययन की पद्धति अत्यंत ही अस्त व्यस्त थी, स्वेच्छापूर्ण थी, आत्मनिष्ठ एवं अनुशासनहीन थी। व्यवहारवादियों ने उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक किया है, उसको साइंटिफिक किया है, साइंटिफिक रूप बनाने का प्रयास किया है। इसी तरह से ये जो व्यवहारवादी पद्धति है यह अनुभववादी सिद्धांत पर आधारित है, और इसलिए इन्होंने परंपरावादियों का विरोध किया है।
व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सिद्धांत का प्रयोग, थ्योरीज का प्रयोग, इसमें तथ्यों की खोज और उनकी व्याख्या एक सिद्धांत के अंतर्गत में करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आखिर व्यवहारवाद क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो व्यवहारवाद, इस यहाँ पर मैं शार्ट में थोड़ा सा बताऊंगी। नग्न तथ्यों का अध्ययन करता है व्यवहारवाद, मतलब इसमें संस्था के अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार और समूह व्यवहार की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसमें खुले रूप से लोग क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवाद में की विशेषता है नई प्रणाली का एक प्रयोग है। इसमें प्रेक्षण प्रणाली मतलब समझते हो कि लोग क्या चाहते हैं। जैसे अपन देखते हैं ना, कोई एक मनोवैज्ञानिक है, वो किसी मेंटल वाले का क्या कर रहा है, वो देख रहा है, तो उसको कुछ ऐसा चीज पूछेगा, थोड़ा सा वो पूछेगा कि जैसे तुमको पढ़ने का शौक है, तो वो कई बातें बता देगा, अपने अंदर में जितनी भी बातें हैं सारी बता देगा। तो और उसके बाद वो फिर ट्रीटमेंट चालू करेगा। तो इसको प्रेक्षण पद्धति कहते हैं। लेखा को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, तालिकाओं को महत्व दिया जाता है। मैंने पहले ही कहा कि सांख्यिकी को बहुत महत्व दिया जाता है, तथ्यों को अधिक महत्व दिया जाता है, गणितीय मॉडल को, अनुमाप प्रविधि को महत्व दिया जाता है। क्षेत्रीय अध्ययन पर आधुनिक राजनीति में, व्यवहारवाद में बहुत बल दिया जाता है। इसमें नई संकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है, नई शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, नए सैद्धांतिक लक्ष्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पद्धति विज्ञान एवं मूल्य सापेक्षता, ये एक नवीन प्रवृत्ति है। आधुनिक राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए अनेक शोध प्रविधियों को ग्रहण किया गया और इसमें शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग अलग रखता है तथा उनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता। मतलब एक रिसर्च करता जैसे है, वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी कास्ट का हो, लेकिन जहाँ पर अध्ययन कर रहा है वहाँ पर वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेगा। सेवंथ जो नई प्रवृत्ति है आधुनिक राजनीति विज्ञान की, वो है शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। यहाँ पर रिसर्च को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और सिद्धांत का निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य है राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना। और इसी तरह से एक नई प्रवृत्ति है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। मैंने बताया था आप लोगों को कि पिछली चर्चा में कि राजनीति विज्ञान का संबंध, अब राजनीति विज्ञान किसी एक विषय से संबंधित नहीं रहा। अब राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत ज्यादा व्यापक हो चुका है। उसमें उसका संबंध प्राकृतिक विज्ञानों से, समाज विज्ञानों से, धर्मशास्त्र से, अर्थशास्त्र से, सभी विषयों से हो गया है। उसने जो है उसका संबंध जीव विज्ञान से हो गया है, प्राकृतिक विज्ञानों से हो गया है। इस तरह हम देखते हैं आधुनिक राजनीति विज्ञान में सामाजिकरण की प्रवृत्ति आ गई है। संस्कृति ग्रहण, राजनीतिक विकास, ये सारी बातें आ गई है। राजनीतिक संरचनाओं के व्यवहार के अध्ययन पर समाज वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रभाव पड़ते जा रहा है। एक नई प्रवृत्ति और है अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। केटलिन है, ये नए विचारक है। केटलिन है, स्टन है, डहल है, लासवेल है, ये सारे नए विचारक हैं और इनका कहना है कि राजनीति विज्ञान एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में हम इसको प्रतिष्ठित करके रहेंगे। ये राजनीतिक तथ्यों को और निष्कर्षों की ओर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। नेक्स्ट नंबर, एक नई प्रवृत्ति और है एक मौलिक समाज के रूप में उदय। अब राजनीति विज्ञान का उदय जो है एक मौलिक समाज के रूप में उदय हो गया है और
अनुशासन में स्वायत्तता वो लाना चाहते हैं, और इसके साथ ही उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत तथा व्यवस्था उपागम को ग्रहण कर लिया। अब देखो, सरकार जो है आपके स्वच्छता की ओर भी ध्यान दे रही है, अच्छे कृषि हो उनको भी पुरस्कार दे रही है, स्वच्छता के लिए शहरों को पुरस्कार दिया जा रहा है, कॉलेजों को पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रतिभावान बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, कई कंपटीशन हो रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित बातें हो रही है, देश की सुरक्षा से संबंधित सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। ये सारी नई प्रवृत्तियां हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान एक स्वायत्त विषय बन गया है। एक और नई प्रवृत्ति है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। अब राजनीति विज्ञान में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है, शोध किया जा सकता है, अनुसंधान किया जा सकता है, रिसर्च किया जा सकता है और उसका विश्लेषण किया जा सकता है। शैक्षणिक जगत के साथ राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं, नागरिकों के पास सरकार पहुंचती है। अब जो है विशेष रूप से संयुक्त राज्य तथा अन्य पश्चिमी देशों में उत्तरदायी प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उन लोग विशेष रूप से इस पर ध्यान दे रहे हैं। इस तरह आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समस्याओं के समाधान की जो प्रक्रिया है ये चालू हो गई है। और इस तरह से हम देखते हैं अनेक राजनीतिक समस्याओं में कुछ प्रमुख समस्या हैं परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पिछड़े देशों का विकास, राष्ट्रवाद, इस पर जोर पकड़ने लगा है। इस तरह राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं जो नई प्रवृत्तियां उभर के आई है वो ये है कि यह अनुभववाद पर आधारित है, व्यवहारवाद पर आधारित है, यथार्थवाद पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। अब ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका राजनीति में समाधान नहीं है, चाहे आपके गरीबी की, बेरोजगारी की, या क्या कहना चाहिए सूखा या संक्रमण बीमारी की हो, या किसी भी तरह या साइंटिफिक तरीके से अभी वर्तमान में जैसे दवाइयाँ बनाना है। और सबसे बड़ा उदाहरण अपन देखेंगे कि पहले हम जो ये पीपीई किट जो वगैरह मंगाते थे हमारे यहाँ नहीं बनता था, बाहर से मंगाना पड़ता था कोरोना पीरियड में, अब हमारे यहाँ बनने लगा है, अब भारत आत्मनिर्भर बनने लगा है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन है ना समाजशास्त्री ढंग से अब राजनीति विज्ञान में किया जाने लगा है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नोट्स बनाइए, मैं खुद बहुत अच्छे नोट्स आप लोगों को दूंगी, लेकिन आप अपना खुद का नोट्स भी होना चाहिए। धन्यवाद।